जी ओम, बहुत सुंदर। आज आपने लक्ष्मीबाई के रूप में बहुत तीव्र गति से जो है बहुत बढ़िया किया है। इसमें कोई कहीं कोई कमी नहीं है। बढ़िया, बहुत सुंदर किया आपने। बस ये है कि कुछ चीजों को जो है, जैसे हमने बार बार अपन कहते हैं कि हमें समय का ध्यान रखना है, वो समय का ध्यान नहीं रहा। हमें लगभग लगभग जी 20 मिनट अपने इसमें देना है। उत्साह में हम जी करते क्या है कि समय देखते नहीं है और समय बढ़ जाता है बस, और कोई कमी नहीं है। बहुत सुंदर किया आपने और बहुत अच्छी कक्षा ली। जियो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये बात तो सही है कि जब योग करते हैं तो सही में पता नहीं चलता है। और मैंने आज तय कर लिया था कि मैं बिल्कुल आधा घंटा बिल्कुल प्राणायाम को दे दूंगी। उसी में मेरा थोड़ा सा मोबाइल भी चार्ज हो गया कम, इसलिए आगे का मंच आदरणीय दादू आपने संभाल लिया। और तो आगे से ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि हमें आधा घंटा वैसे ही प्राणायाम करना ही करना है। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच का जो मेरे साथ आज आपने योग किया, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ अब चलते हैं द्वितीय सत्र में। और आदरणीय दिनेश चंद्र से मंच में सब जुड़े हैं, और हमारे मुख्य वक्ता जी को आदर आमंत्रित करें। जी आदरणीय। जी जी आदरणीय जी, बहुत ही सुंदर योग सत्र रहा है। और सभी आदरणीय सदस्यों ने भरपूर ऊर्जा ग्रहण की, और अतिरिक्त जो शरीर में आलसपन था उसको भगाया, शरीर को चुस्त दुरुस्त किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आपकी संचालन में हम अब द्वितीय सत्र प्रारंभ करते हैं। द्वितीय सत्र में आज के मुख्य वक्ता हिमाचल प्रदेश कुल्लू से हमारे योगा सदस्य आदरणीय ठाकुर दास जी हैं। आप फल उत्पादक किसान हैं, लेकिन आज जो विषय रखा है आपने और आपके लिए, वो कुछ इस तरह से है, क्योंकि खासकर उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों में बारिश का खूब कहर है। वैसे मैदानी क्षेत्रों में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, लेकिन पहाड़ों में जहाँ की किसान ये इंतजार कर रहा था कि मेरी फल और सब्जियां अच्छे उत्पादन के साथ, अच्छे रेट के साथ आगे बढ़े, लेकिन जब रास्ता ही खराब हो गई हो, जब आवाजाही ही बंद हो गई हो, तो तब किसान क्या सोचता है और किससे अपनी कहे। तो इन्हीं बातों को लेकर के आदरणीय जी उपस्थित हैं, और ठाकुर दास जी एक विशेष सूचना भी देंगे कि उन्हीं के पड़ोसी किसान ने एक सुंदर यंत्र बनाया है, जो बंदरों को और जंगली जानवरों को भगाने के लिए अच्छा यंत्र बन पड़ा है। बिना किसी चाहिए जंगली जानवर भाग सकते हैं, ये सूचना भी आदरणीय देंगे। तो मैं आप सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से आदरणीय आज के मुख्य वक्ता जी आपका स्वागत करता हूँ। कृपया आए और वस्तु स्थिति बताइए कि क्या स्थिति अभी आपके क्षेत्र की है। और जी जी स्वागत है। योगाहार के सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, इन्हीं कामनों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। कि आने वाला वक्त जो है आपका खुशियों से भरा हो और खुशहाल जीवन व्यतीत करें। जैसे कि सर्वविदित है, ये बरसात का मौसम है। तरह तरह की वनस्पतियाँ प्रकृति में नई उमंग लेके आती है, उत्साह होता है, वनस्पतियाँ बढ़ती है, अपनी खुशबू बिखेरती है। मगर
मानव ने इस प्रकृति को एक मजाक भी बना दिया। मजाक कैसे बनाया कि हर तरफ प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो भूस्खलन हो रहे, हम प्रकृति को, धरती को दृष्टि पे कर रहे हैं। ना मालूम कितने जहरीले रसायनों का प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण ये मौसम भी बदलता जा रहा है। हाल में ही अभी देखो, मई से लगातार बारिश हो रही है। अगस्त है, अगस्त भी जा रहा है तो बरसात खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही। मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से, ये मेरे जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरा मकान का बाहरी भाग है। मैं तो एक छोटा मोटा किसान हूँ और मैं अभी घर भी कंप्लीट नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं अंदर वाला कमरा वो है, वो टीना की छत है लगी हुई। यहाँ जरा बारिश का पानी ज़्यादा वो आवाज़ कर रहा है पर सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो मैं इस सड़क में जा रहा था, तो जगह जगह करेटे पड़ी है सेब की, टमाटर की या दूसरे फल सब्जी की। बहुत बुरा हाल है। परसों मैं खुद गया था, यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुआ था रास्ते में, इस सड़क में ही। तो मशीनें मंगवाई गई और थोड़ा सा ठीक किया, वो छोटी गाड़ी के लायक। बस का तो नाम ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये बारिशें, मौसम का बदलाव, इसके पीछे कुछ कारण है। मैं उधर वो साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, पर फिर भी मेरा अनुभव है कि ये मौसम का बदलाव जंगल का और जमीन में अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग। तो हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल में मेरे यहाँ भी कितना 12-13 दिन हो गए। मुझे सेब तोड़ के, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ दिख रहा होगा आपको लाइट के पास में ही, जहाँ जहाँ ये लाल किल्टा जैसे दिख रहे होंगे आपको, यहाँ से पड़ा है। इनको तोड़ करके 15-16 दिन हो गया। मैं मंडी में भेज नहीं पाया, तो है तो थोड़े वो, चलो फिर भी भेज नहीं पाए। इसके पीछे मौसम का ही प्रभाव है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखो मकान के सामने देखो कैसे फिर भी मतलब इनकी शक्ल कैसी है, बिगड़ी हुई। किचन गार्डन है, बैंगन दिख रहा होगा, तुलसी का पौधा दिख रहा होगा, स्ट्रॉबेरी दिख रही होगी। मतलब एक हरियाली जो आजकल होती है, उस तरह का वो इसमें कुछ जान नहीं है। तो ये मौसम का ही कारण है, खास करके पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, जो ये पहाड़ी राज्य जो है,
बरसात में तो हमारा बहुत बुरा हाल होता है। लाइटें 8-8 दिन लाइट नहीं होनी। मेरा मोबाइल पीछे हफ्ता भर बंद रहा। यहाँ टावर बंद हो गए, इतना बुरा हाल है। तो अब इनके पीछे भी मैं मानता हूँ जनमानस का ही इसके भागीदार है। कैसे? हमारे यहाँ जून या जुलाई महीने में जंगल में मटर बीजते थे। शुरू में तो ट्रेंड खेत में आया, खेत से हट करके जंगल की तरफ गया। वहाँ हर्बिसाइड कर लेते और मटर खूब मटर हुआ। धीरे धीरे ये ट्रेंड ऐसा हो गया कि जंगल में जो झाड़ियां हैं, जो भी है, वो सारा सुखा दिया हर्बिसाइड करके। पैसा कमा रहा 4-6-10 आदमी। नीचे वाटर सोर्सेज है, पीने वाले तो दुनिया है। तो कमा रहा 7-8 आदमी, 10 जितने जो भी है। मगर उसकी चपेट में नीचे वाला जो वाटर सोर्स के जो उपभोक्ता हैं वो पूरे आ गए। ये गलत है, ये गलत है, ये खिलवाड़ है। प्रकृति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पीछे यहाँ लगभग पहाड़ी राज्य में सभी जगह होता होगा, एक झाड़ी होती है हमारे यहाँ, उसका अंदर का भाग पीला पीला होता है। वो बोलते हैं ऐसे कि मतलब आंखों की दवाई बनती है उसकी जड़ से। उसका उखाड़ा क्या, एक जो उसका नीचे वाला जो झाड़ी का जड़, वो कभी क्विंटल से भी ऊपर ऊपर होती है। खुदा करके निकालेगा ही और बेच दी। क्यों नहीं लैंडस्लाइडिंग होगा? होगा, जमीन की पकड़ तो रही नहीं। फिर ये यहाँ सभी जगह मैं देख रहा था देवदार का जो वो काट करके नीचे वाला जो क्या बोलते मुंडा, मुंडा मीन्स जो जड़ से थोड़ा सा ऊपर का भाग, उसको पूरे का पूरा उखाड़ा गया और बेच दिया। 4-5 क्विंटल, 10-10 क्विंटल एक ही होता हो। जो जमीन को पकड़ के रखता था वो उखाड़ गया। फिर अननेसेसरी सड़कें तो निकाल दी और मलबा कहाँ फेंका? नाले में। ऊपर से बारिश आ गई, नाला बहकेगा, वो आगे नुकसान कर गया तो गिरने हमारे मकान। गलत है, गलत है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, नहीं होने चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हमें इस धरती को
दुरुपयोग किया, जंगल झाड़ियां खत्म कर दी। जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा दृश्य दिखाना चाहता हूँ। पहले बड़े बड़े पेड़ थे, ग्यार के, काइल के, तो अभी देखो नजर तो आ रहा है ऊपर कुछ जंगल दिख रहा है, परंतु ये एक ही बूटा देखो यहाँ पर कुछ बड़ा जैसा दिख रहा है, जो जहाँ से मैं कैमरा कर रहा हूँ या अपने फोन को दिखा रहा हूँ। इस तरह के बहुत बहुत सारे पेड़ थे। आज की डेट में कुछ नहीं है। यहाँ पहले भी लैंडस्लाइडिंग हुआ है परे जैसे, यहाँ ये कुछ मकान जैसा दिख रहा है। तो आज हम देख रहे हैं कि जो आने वाली 4 पीढ़ियां आएगी, वो क्या करेगी बेचारे, वो कैसे जिएंगे बेचारे। या मुर्दा जलाने के लिए लकड़ियां नहीं रहेंगी। गलत है, गलत है, गलत है, नहीं होना चाहिए। मौसम बदलाव होगा ही यार, जंगल नहीं रहेंगे, प्रकृति के साथ इतना छेड़खानी कर रहे हैं, अंधाधुंध खोदान हो रहा है, ये ठीक नहीं है। हमारे कुल्लू मनाली का लेह जो मार्ग है, उसको 4 लाइन बनाया गया। बड़ी बड़ी मशीनों से उसको सारा पहाड़ का पहाड़ हिला दिया। हाल में ही टनल बंद कर दिए गए, बंद हो गए, बाहर लैंडस्लाइड हो गया, आदमी अंदर फंसे रहे 10-10 घंटे, 14-14 घंटे। ऐसे विकास को लेकर के क्या करेंगे? अभी तो हम पूरे पहाड़ी एरिया में ऐसी याद आ रही कि वो जमाना एक था, हम जुगनू जलाया करते थे और लाइटें नहीं होती तो बाहर बैठा करते थे। वो जमाना याद आया। अच्छा, तो तब खुश थे। आज इतना विकास भी हुआ, आदमी फिर भी सिकुड़ता जा रहा है, उम्र कम होती जा रही है, खुशहाली जा रही है। क्या, कैसे देश चलेगा, कैसा संसार चलेगा, कैसा मानव जीवन चलेगा, एक चिंता का विषय है। मेरी सभी साइंटिस्टों से ये दरखास्त है, कृपया ये मौसम जो है इसकी तरफ कुछ ध्यान देना चाहिए। खेती को भी हमें बदलना पड़ेगा, मौसम के आधारित चलना पड़ेगा, और बागवानी भी कुछ बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये चिंता का विषय हो गया। आजकल हमारे यहाँ घास वो इकट्ठा करते थे, काटते थे पशुओं के लिए, सर्दी का इंतजाम करते थे। वो मौसम करने नहीं दे रहा। यहाँ सब्जियां सड़ गई, सेब सड़ गए, दूसरी चीजें सड़ गई। हाल में ही 5-6 दिन पहले मैं ही देख रहा था, मेरे मंडी जनपद यहीं सामने है, जहाँ परे का दृश्य दिख रहा है आपको। यहाँ 2-3 जीपें सेब की फेंक दी गई,
कारण रहा सड़कें बंद और सेब पानी के भाव। एक फार्मर था, उन्हें बोला यार क्या करेंगे, पानी को फेंक दो नाले में, उन्हें सारा नाला भर दिया। तो कैसे कैसा चलना, ये कुछ चिंता का विषय है। बुद्धिजीवी चिंता तो कर रहे हैं, मगर आज वक्ता बहुत है पर श्रोता कम है। कुछ हर आदमी वक्ता है, हर आदमी समझ रहा है कि बस में ही है, ऐसा नहीं। ये पहले मैंने एक कुछ वर्षों पहले मेरे ख्याल में सितंबर के महीने में बर्फ आया या 6 सितंबर था, कुछ ऐसा था, और मक्की हमारे खेत में थी। तो उससे ऊपर वो थे, मक्की ऊपर वाला भाग वो टूट गया था घास। तो हम कहीं फंक्शन में थे, मैं चप्पल लेकर के गया था, रात को बर्फ आ गई, मैं वहां से वापिस नहीं आ पाया। चप्पल लेकर के कैसे वो बर्फ के बीच में कैसे चले। तो किसी रिश्तेदार ने फिर बाद में जूते दिए, फिर बाद में आ गए वापस। तो कहने का मतलब है मौसम का बदलाव, समय के साथ हर चीज बदलती रहती है। समय आगे जाता रहेगा, बदलाव भी आते रहेंगे, मगर कैसा सामना करें, ये चिंता है। जी आदरणीय मुख्य वक्ता जी, कुछ हैंड रेज हो रहे हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं जरूर, आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें बुला लूं। ना ना, जरूर जरूर जरूर। जी, तो आदरणीय शरद भैया का हैंड रेज था, वो आए और अपना प्रश्न पूछें। जी जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहन जी ने बहुत अच्छी कराई और दादू ने, और मुख्य अतिथि की जो व्यथा सुन रहे हैं वो बहुत दिल को छुई है, इसलिए तुरंत हैंड रेज हो गया। तो सर, ये जो आप सेवफल फेंक रहे हैं, पर हमारे यहाँ तो अभी भी 100 रुपए किलो है सेवफल। हमारे यहाँ तो आज भी इतना ही महंगा मिल रहा है। तो वहां से क्या आने के लिए प्रॉब्लम है या मार्केटिंग में दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम सही है? 100 रुपए नहीं, यहाँ पर हमारे 320 रुपए किलो है, और बढ़िया वो बोलते हैं। इसके पीछे कारण है जी, कारण ये है, सेब तो यहाँ पड़ा है, पहाड़ी इलाकों में सड़कें बंद है, सड़कें बंद है, यहाँ हाईवे बंद है। गवर्नमेंट प्लेन के द्वारा सरकार इधर उधर कर सकती है ना, अगर अपन डिमांड करें तो। प्लेन तो तभी है ना जब तक प्लेन तक पहुंचे। मैं क्या करूँ, मेरे यहाँ देखो यही है सड़क, यही बंद पड़ा है, 6-7 दिन बाद खुल रहा है। सड़क यही है, हमारे यहाँ तो जगह बहुत जगह मतलब लैंडस्लाइडिंग इतना है, महंगा। सड़कें बस, सड़कों पर नहीं देखी है ना। जो आप मेरे खेत से सड़क नहीं आ रहा है सेब, तो क्या करेंगे, महंगाई बिकना ना। वहाँ पे फिर कोई बायर रोप या ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो बायर रोप से अपना फल निकाल लें अपन नीचे, या कोई ऐसी गवर्नमेंट का ऐसा कुछ होना चाहिए कि आपके फल वहाँ पे निकालें कम से कम। होना तो चाहिए, हो तो तब है ना, होना चाहिए, हम दुआ करते हैं होना चाहिए था, मगर क्या करें। समय यहाँ आपके इस यहाँ तरह सोलर का नहीं चल सकता? जैसे लाइट की कमी है तो सोलर जो है, सोलर नहीं लग सकता आपके यहाँ? लग सकता है सोलर, हाँ।
लग सकता है। मैं भी अभी देखो यहीं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ सोलर लाइट का वो पड़ा है, देखो यहाँ ये पड़ा है, और वो उसका क्या नाम पड़ा है, ये ऊपर वाला भाग पड़ा है। वो फिट कौन करेगा? वो फिट वो मिस्त्री नहीं आया अभी। तो यह हमारा वो देखो सेब पड़ा है। ये तो अभी है, जब सड़क ठीक हो तो तब जाएगा ना। अरे मुंह में पानी आ गया आपके सेवफल देख के। अब दूर है, अब आप पास में होते तो आपको बैग भर भर के देते हो। तो ये है दिखते बताइए। सो अब तो कुछ इसका कुछ सरकार के साथ आपको बैठ के इसको वहाँ के जो डीडीए हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, तो उनको तो आपको मतलब कैसे ही तो वहां से माल तो निकालने की सुविधा बननी चाहिए। नहीं बननी चाहिए। हम तो आज तो संडे है, मैं कल भी पर एसडीएम महोदय को कुछ सूचित करेंगे हम कि वहाँ भाई के कुछ। जो नेता, वहाँ का नेता कौन है, वहाँ पे सांसद विधायक जो हैं वहाँ के? विधायक मेरे बिल्कुल पास का है। विधायक भी क्या करेगा, लैंडस्लाइड हो रहा है तो, और मशीनें कम है, और वो विपक्ष का है। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, वो बोलता है मैं विपक्ष का हूँ। अच्छा, फिर ये बात। ये भी है ना दुविधा। वहाँ कांग्रेस चुनी क्यों वहाँ की जनता ने? नहीं, बात ये तो कुछ बहानेबाजी होती है। जी असल में जी ये है, असल में तो ये है, क्योंकि हिमाचल सरकार जो है कर्जे पे है अभी, जी जी। और यहाँ जो मशीनरी हैं मेरे उपमंडल में मुझे लगता है कम है। अरे अगर विधायक मशीनरी निधि से, विधायक को इतनी निधि मिलती है कि वो अपनी निधि से ऐसे वाहन नहीं खरीद नहीं के दे सकता है और कर सकता है। नहीं, मिलती है विधायक ने सांसद निधि मिलती है। सांसद में ये पड़ोसी है हमारा, सांसद भी पड़ोसी है सांसद कौन है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ। प्रतिभा है यहाँ सांसद में। प्रतिभा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो सांसद महोदय तो इसमें एक्शन ले सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं वो ले इस सकते हैं, समय पर सर। वो ये अब जो आवाज उठाते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा किसान हो जो किसान मंत्री है। इस समय हम इसलिए बोल पा रहे हैं कि शिवराज जी कृषि मंत्री हैं पूरे भारतवर्ष के। और बिल्कुल अगर जो ये हम समस्या उनके पास जाएगी तो वो अवश्य इसको दूर करेंगे। वो इस मामले में उनके पास तक समस्या नहीं गई होगी। नहीं तो माननीय शिवराज जी जो चौहान जी जो मंत्री हैं भारतवर्ष के, उनके पास अगर ये समस्या जावे तो वो अवश्य इसकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ओम प्रणाम। चलो ऐसा करते हैं, भेजते हैं उनको ज्ञापन। अगर आपका मंडल आ जाए तो हम आपकी मुलाकात भी करवा सकते हैं, अगर आप ऐसा बन जाए चलो कि सर ऐसा हमारा सेवफल खराब हो रहा है और उसके लिए सेवफल भले आपका खराब हो रहा है लेकिन दिल हमारा दुख रहा है। यहाँ पे नहीं एक सबका हमारे लोग किसानों लोग के माल जो खराब हो रहे हैं वो होना नहीं चाहिए। नहीं और दिखे हम क्या तो कहते हैं। ढाई तीन तीन सौ रुपए किलो का सेवफल खा रहे साहब हम लोग। वो भी जहर भरा। हाँ, वो, जहर वो भरा। भी जहर भरा है। जहर भरा पूरा डूबा हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शरद ये भैया, चिंता है। शरद भैया, शरद भैया, जी। ये हेलो। सेहवाल जी से थोड़ा मार्गदर्शन ले ले इसमें। जो वहाँ की जो कठिनाइयाँ हैं वो क्यों है, और सरकारें क्यों उस तरह से उस पर एक्शन नहीं ले पाती है। सेहवाल जी। अरे हाँ ये जी। सर
सर ये केबीके से हैं सर, अपने खुद भी केबीके में रहे हुए हैं, ये जो वक्ता हैं अपने केबीके से हैं सर। हाँ, मैं मैं केवी जानता हूँ ठाकुर साहब, मैं मैं केवी जानता हूँ से ठाकुर जुड़ा साहब। रहता हूँ। केवी का जो अभी हाल में ही मेरे ख्याल में पिछले महीने ही यहाँ आया था मेरे पास डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर, मेरे ही जनपद का है। यहाँ आए थे, आते रहते हैं मेरे पास, हम जाते रहते हैं केवी के दौरा में। वो आवाज जाती जी, फिर भी ठंडे वो टोकरी में डाल देते हैं, बस ठीक है ठीक है। आदरणीय सैनेवाल जी। जी आदरणीय धन्यवाद। वास्तव में जो व्यथा आदरणीय ठाकुरदास जी ने कही है, वो अभी फिलहाल तो बहुत बड़ा हिस्सा प्रकृति की तरफ जाता है। हालांकि ये मानव ने जो भी किया है उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा भूख रहा अलग है। अलग तरीके से। जी, तो अभी तक लगभग हिमाचल प्रदेश में की व्यथा ये है कि ये जो प्राकृतिक आपदा इस बरसात के मौसम में आई, कोई 250 लोग हताहत हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, और जो भारी बारिश हुई है इसी के कारण, और इसके कारण लगभग 2326 करोड़ रुपए की हानि लोगों को पहुंची, जिसमें 75 तो बाढ़ गिनी गई है, 75 जगह पे बाढ़ की स्थिति रही है, और कोई 39 जगह पर बादल फटे हैं। अब इसके कारण साथ में 64 जगह है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है। तो आदरणीय ठाकुर दास जी का जो क्षेत्र है वहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड में होता है कि पहाड़ियाँ खिसक जाती हैं, मकानों को खतरा हो जाता है, सड़कें खिसक जाती हैं, खेत भी खिसक जाते हैं। इस वजह से इनका गांव से लेकर मंडी तक का रूट बंद हो गया है, और मंडी रूट तक पहुंचना कठिन हो गया है। अब पहाड़ों का खासकर दिक्कत ये है कि रास्ता एक इकहरा होता है, एक तरफ से होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। इसमें आदरणीय शरद वर्मा सर ने कहा कि अगर रोपवे की व्यवस्था हो, तो रोपवे की व्यवस्था में हमें रास्ते से यानी सड़क से मिट्टी और कंकड़ से बनी सड़क से न गुजरते हुए तारों से गुजरना पड़ेगा, और उससे हम सरलता से अपने सब्जी फसलों और यहाँ तक कि मानव को इधर उधर जाने की सहूलियत हो जाएगी। कई जगह पर ये कार्य हो रहा है, लेकिन अब छोटे छोटे पैच हैं पहाड़ों के, तो उन सभी जगह जल्दी और कम समय अवधि में ये करना कठिन है। एक बात आदरणीय शरद वर्मा सर ने कही है कि अगर सोलर सिस्टम का यूज किया जाए तो वास्तव में बहुत सहूलियत मिलेगी, लेकिन ये है कि लगातार अगर एक हफ्ते तक या लगातार एक दिन भी बारिश हो तो सोलर भी वो सोलर भी इलेक्ट्रिसिटी काम जनरेट नहीं नहीं कर करेगा जी, सोलर जी। भी काम नहीं करेगा जब तक सूर्य की वो अरे रोशनी सर नहीं है। सोलर नहीं करेगा तो पवन चक्की लगा दें, पवन चक्की तो काम करेगी। पवन चक्की जी, काम तो नहीं कर रही तो बैल के द्वारा भी जनरेटर चल जाता है, बैल से घुमा के जनरेटर चला है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके यहाँ लाइट नहीं है, बताइए। जी, और ये लाइट है पॉसिबिलिटी। ये वह आप कह रहे ठीक जी, आप कह रहे अपने हिसाब से वहाँ के हिसाब से, मगर यहाँ की जो जोग्राफिकली कंडीशनें हैं आपको समझ नहीं आएगी। वो ठीक है, पुल नहीं चलता था यहाँ पहले, बैल से ही चलता था, वो तेल निकालते थे। आज की डेट में कुछ गड़बड़ है नहीं जी, आप भी कह रहे हैं। जमाना तो वो हाँ, अभी तक जुगनू से काम चलता था, खुश थे, लाइटें नहीं थी तो जुगनू ठीक से ठीक, चलता था काम। हम लकड़ी निश्चित की ही वो ये हाँ, नहीं जो कहा गया है वो असल में एक समाधान के लिए कहा गया है। हाँ, स्थिति थोड़ा विपरीत है, और परिस्थिति भी वैसी नहीं है, तो जिस कारण से वरना ये जो पहाड़ी किसान हैं बड़े कर्मठ होते हैं, और इतने कर्मठ होते हैं कि कई कई किलोमीटर की चढ़ाई बहुत कम, तब तक गाड़ियां या हमारी टैक्सी नहीं पहुंचती घर तक, तब तक वो पैदल शॉर्टकट से पहुंच जाते हैं कई कई हाँ, किलोमीटर।
और पीठ में बोझा भी, और पीठ पीठ में में बड़े बड़े सामान बोझ भी भी। उठाना पड़ता है, खाली तो जी चलेंगे जरा, पीठ में वो लेना पड़ता है कुछ खाने पीने का जी। इंतजाम। अब स्थिति, मानवीय स्थिति दूसरी है। प्रकृति का तो ये स्वरूप है, वो अलग अलग उन्होंने संरचना बनाई है, कहीं पहाड़ कहीं मैदान। लेकिन अब सरकारों ने भी इस तरह से अपने अपने माइंडसेट तैयार किए हैं कि ये यहाँ मेरी सरकार है, वहाँ केंद्र में दूसरे की है, तो वो ताका झाकी होती रहती है कि नहीं केंद्र चलो वालों ने ये ये नहीं सरकार, किया। लेकिन सर जी सरकारें मैं एक आती बात, दिनेश सर एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हमारे जी यहाँ जी पे यार। मध्य प्रदेश में एक बार कांग्रेस, सेंट्रल में कांग्रेस थी, और हमारे यहाँ शिवराज जी जब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने, सेंट्रल में कांग्रेस थी हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ जब गेहूं के रेट बढ़े हुए नहीं थे, डाउन थे बहुत, और सरकारी खरीदी कम होती थी, उस समय शिवराज जी ने हम लोगों को 500 रुपए कुंटल प्रति किसानों को देकर, सरकार सेंट्रल में होते हुए भी उन्होंने हमें, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंट्रल में, उसके बाद भी शिवराज जी ने हमें पैसे दिए थे और हम लोगों की बिजली में मदद करी थी। अगर वहां के ग्रुप में शिवराज जी के पास अगर पहुंच जावे ये समस्या, तो मैं मानता हूं कि वो भले बीजेपी हो कांग्रेस हो, लेकिन किसान की कोई जात नहीं होती, पात नहीं होती। किसान अगर पैदा करने वाला है तो सारा किसान एक है। हम ये जानते हैं, वो भले किसी जात का हो, अगर वो फसल उगाता है, इंसानों के पेट भरने के लिए उगाता है वो, और अगर उसकी समस्या है तो वो शिवराज जी जरूर पूरी करेंगे। वो समस्या बस उनके पास पहुंचनी चाहिए, इनका मंडल जाके वहां मिलना चाहिए, बस इतनी ही हमारी गुजारिश है। जी ओम प्रणाम। जी जी सर, निश्चित ही ऐसा होना चाहिए, और ये आदर्श व्यवस्था है जिसकी हम कामना करते हैं, और बहुत जगह करता है जो बिना भेदभाव करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह की व्यवस्था आगे बढ़े। हाँ, निश्चित ही आदरणीय ठाकुरदास जी, क्योंकि आप तो एसपीएन की सचिव भी हैं, कई किसान आपके पास, सैकड़ों किसान जुड़े हुए हैं, तो इस दिशा में आप ये कार्य आगे बढ़ाएंगे, ऐसे भी आशा है। हाँ, ये बात है कि तब तक आप कैसे इन फलों को, जो कि सड़ने से बचाया जाए, ये बड़ी समस्या है, सब्जियों को सड़ने से बचाया जाए, ये समस्या है। वहाँ आदरणीय शरद वर्मा सर की जो सुझाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम क्षेत्रीय स्तर पर छोटे-छोटे स्टोर अगर हों सरकारी व्यवस्था के तहत, तो तब किसान को, यानी गाँव में ही अगर हों, एक-एक गाँव में ऐसे स्टोर हों, जहाँ इनको सुरक्षित रखा जा सकता है भविष्य के लिए, भविष्य में ऐसी व्यवस्था हो, तो तब बहुत सारे किसानों को सहूलियत मिलेगी और उनको नुकसान नहीं पहुँचाना पड़ेगा, और जो हमारे उपभोक्ता हैं, उन्हें भी इन विषमुक्त फसलों को, विषमुक्त अन्न और फलों को का उपभोग करने में सहायता मिलेगी। और ये चर्चा निरंतर आगे बढ़े, इसके लिए लगातार सर हैंड रेज हो रहे हैं। जी सर जी एक आदरणीय, जी छोटा सा आदरणीय। सुझाव और है मेरा, अगर दिनेश सर परमिशन दें तो मैं बताता हूं। सर एक नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने अभी कोल्ड चैम्बर निकाला है, कोल्ड चैम्बर, जिसमें आप 2 महीने आपकी फसल को रख सकते हैं। अगर वो कोल्ड चैम्बर किसानों के यहाँ बन जाए, क्योंकि एनएचबी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड तो पूरे इंडिया का एक ही है, अगर उसके जी जी तहत जी, अगर कोल्ड चैम्बर बनाए जाए तो शायद आपको 15-20 दिन, 1 महीने फसल को रखा जा सकता है। हो सकता है, हो सकता है। जी जी, इस निश्चित तरफ ही। आप ध्यान तो दीजिए। कुल में जी जी ओम। डॉक्टर राउत सर। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से चर्चा बहुत सुंदर हो रही है, और जो शरद भैया जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी बहुत प्रशंसनीय है। थोड़ी सी जो दुश्वारियां हैं, पहाड़ों की दुश्वारियां, वो उसको उसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। हम जो मैदानी भाग के लोग हैं और पहाड़ के, तो इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। दूसरा, ये जितना पहाड़ है वो हम लोगों के जो मैदान के पाप ये लोग भुगतते हैं।
जो मैदान में हम लोगों ने जो पाप किए हैं पूरा साफ कर दिया है जंगलों को, तो इन सब का पाप जो है हमारे पहाड़ के भाई लोग भुगतते हैं। इसको बिल्कुल अच्छे से समझना होगा, बिल्कुल इसमें कहीं कोई मतलब ना नुकुर नहीं है, कोई वो नहीं है। बिल्कुल ये जितना हमारा मैदानी भाग है, इनके जो कृत्य होते हैं, जितना टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, जो भी हम करते हैं जमीन में, उन सबका खामियाजा हमारे पहाड़ी भाई भुगतते हैं। क्योंकि लैंडस्लाइडिंग वहाँ की जो जमीन है शरद भैया, वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ पे ये जो लैंडस्लाइडिंग है, ये ऐसा नहीं कि एक गांव में है, ये गांव गांव की समस्या है। मतलब और जैसे जमीन रोड की बात कर रहे हैं ना, तो जो लैंडस्लाइडिंग की रोड सुधारने में बहुत समय लगता है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है ये कि हमने जैसे अपने यहाँ अगर रोड खराब हो गई और सुधार दी, ऐसा नहीं है। लैंडस्लाइडिंग में जब रोड खराब होती है तो एक जगह से रोड कटती है, ऊपर आपका पहाड़ है और नीचे आपकी 100 फीट 150 फीट 200 फीट 1000 फीट की खाई है। तो वहां पे रोड बनाना, नई रोड को फिर से कंटिन्यू करना, ये बहुत दुष्कर कार्य होता है। तो सरकारों को जो दूसरा सुझाव है कि हम इसमें ज्यादा फोकस करें कि जो अभी वर्तमान में जो सब्सिडी है कोल्ड स्टोरेज पे, वो सब्सिडी बढ़ाएं, आप 90% कर दें, 10% किसानों को देना पड़े। इस पे अगर काम हो तो ये फायदा हो सकता है। क्योंकि रोडें बनने में सरकार कितना भी दम लगा ले तो पूरी तरह आवागमन करने में 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं। अभी मैं एक उदाहरण बताता हूँ। 2 साल पहले बालाघाट में एक रोड, हम लोग सुबह सुबह निकले थे जाने के लिए, एक जगह ट्रेनिंग थी। हम लोग निकले 8 बजे, हम लोग जब एक पहाड़ी के वहां पहुंचे तो पता चला लैंडस्लाइडिंग हो गई। अब वो रोड जो है वो हमारे सामने वहां से मतलब पानी ऊपर से पहाड़ से पानी आ रहा था और धीरे धीरे कटते कटते आधी रोड कट गई। आपको आज जान के आश्चर्य होगा कि वो रोड जो बनी वो 3.5 महीने बाद बनी, जब तक 50 किलोमीटर दूर से लोग मतलब घूम के लोग आना जाना शुरू किए। तो ये हमारी एक छोटी सी जगह की स्थिति है। तो ये बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि मतलब हर जगह की रोड बनाना, खास करके पहाड़ों में, हम सामान्य जमीन जो हमारी स्थिति है यहाँ हम कर सकते हैं, पर वहाँ मतलब ये क्या कहना चाहिए, घर घर की समस्या है। तो उसका हल एक ही है कि हम कोल्ड स्टोरेज पे ज्यादा फोकस करें। अभी जिस तरह वहाँ पॉली हाउसेस बने हैं, नेट हाउसेस बने हैं, उसमें उस तरह से अब वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज पे थोड़ा सा फोकस और बढ़ेगा। तो ठीक है, आएगा जब रोड बनेगी तब तक माल स्टोर रहेगा। तो छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज ग्राम लेवल पे बने तो ये मटेरियल उस समय तक वहां सियोर रहेगा, और 2-2.5 महीने बाद जब भी रास्ता क्लियर होगा तब ये फिर से मटेरियल निकल के जाएगा। आप सोचिए वहां पे खाने की चीजें कैसे जाती हुई, कई सारी चीजों के लिए हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो मैदानों पे आश्रित हैं। तो वो भी बहुत दुस्सह है वहां पर। तो सरकारें प्रयास करती है, ऐसा नहीं कि सरकारें कोई भी किसी भी प्रदेश की सरकारें हों, तो वो सब अपने अपने प्रयास करती है। एक सरकार आती है दूसरी जाती है, ये लोकतंत्र की सुंदरता है। तो उसमें किसी को हम ये नहीं कह सकते कि ये सरकार मतलब पब्लिक का ध्यान नहीं देती। अगर पब्लिक का ध्यान नहीं देती तो बनती नहीं। तो वो सब चीजें अलग हैं, पर जो कठिनाइयां हैं वो थोड़ी सी दूसरी दिशा की है। तो निश्चित रूप से हमको इस पर सोचना पड़ेगा कि सरकारों को इस पर सोचना पड़ेगा। जो आप माननीय मंत्री जी की बात कर रहे हैं तो वो बहुत संवेदनशील है, तो उनको इस पर ध्यान दिलाया जाए कि वहां पर क्या कोल्ड स्टोरेज में सब्सिडी 90% तक कर दी जाए, 10% किसानों का लगे और 90% सरकार दे। तो ये निश्चित रूप से काफी हद तक समाधान होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी ओम। आदरणीय प्रणाली मराठे जी। ओम प्रणाली जी जी। ओम सदन को सादर वंदन प्रणाम। आज की योगशाला बहुत ही उत्तम हो गई, और आदरणीय ठाकुरदास जी, आपकी व्यथा सुनकर बहुत मन को बुरा लगा। तो मेरे मन में आया कि हमारे यहाँ आम जब ज़्यादा होते हैं ना, तो लोग उसका जूस तैयार करके बाटली बंद भरते हैं। तो आप यहाँ भी सेब का जूस आता है, तो वैसी कोई आपके यहाँ सुविधा है क्या? सेब का जूस
बाटली बंद भरना, क्योंकि आपका जो सेव है वो प्राकृतिक है। ये एक विचार आया। और बंदरों के लिए आप कहने वाले थे ना कुछ उपाय, ऐसा कोई मैंने आज सुना, तो उसके बारे में भी बोलना। ओम ओम। आदरणीय जी। दादू मैं कुछ कहूँ इस पे, जो प्रणाली बहन ने जो बोला है, तो ये भी एक विकल्प हो सकता है, पर ये कुछ हद तक हो सकता है। जूस बनाना एक विकल्प ये क्या है कि जैसे हमारे यहाँ संतरे का जूस बनता है, दूसरे जूस बनते हैं, तो ये सेकंड ग्रेड के जो फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, सामान्यतः उसका बनता है। जो फर्स्ट ग्रेड का मटेरियल होता है वो लोगों को खाने के लिए बाहर, उसके लिए उसके रेट ज्यादा मिलते हैं। जूस के रेट, जूस अगर आप बना के बेचेंगे तो उतना रेट उसमें नहीं मिलेगा। जो आप फल बना के बेचेंगे तो किसानों को उतना प्रॉफिट नहीं होगा। निश्चित रूप से जो कई सारी चीजें, जैम है, जेली है, ये कई सारी चीजें इनकी प्रोसेस्ड मटेरियल बनाए जा सकते हैं, पर इनका जो सेल होगा वो उतना नहीं है जितना कि आपका जो फ्रेश फ्रूट का है। तो निश्चित रूप से, और हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस भी उसका नहीं है फ्रेश फ्रूट का, वो जो बाकी जो प्रोसेस्ड मटेरियल है, तो ये भी एक समस्या है। तो आगे बढ़ें जी। क्यों जी जी ठाकुरदास भैया जी, आपका माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए, माइक बंद है। हाँ जी, आप बोले ठाकुरदास। ऐसा है जी, ये जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि जूस भी बन सकते हैं, जैम भी बना सकते हैं। मेरे यहाँ नज़दीक का कंपनी में एक हमारा एसपीएनएफ का फार्मर है, दायरा में उनका कल रात को फोन आ रहा था उनका। तो ये जो बिल्कुल हो सकता है, पर यहाँ हम जो है संगठित उतने नहीं हैं। मान लो मेरे के पास माल होता है थोड़ा सा, या 10 क्रेट या 20 क्रेट या 100 क्रेट, अब उसका उतना जो क्या नाम है संभव हो सकता है। दूसरा यह बंद अगर आगे जा रहा फिर पीछे मुड़ना पड़ेगा, फिर घूम के आना पड़ेगा। जो दूसरा मेरा भाई मिलेगा, एक किसान 10 किलोमीटर दूर है, एक 20 किलोमीटर दूर है, जो समान विचारधारा के, यहाँ थोड़ा से ये दिखते हैं। वो बात ठीक है, जूस बन सकता है, जैम बन सकता है जी। उसमें कुछ खर्चा ज्यादा है और कम है। जी जी, आगे डॉक्टर किशोर दुबे सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद रंजन जी, चर्चा बहुत अच्छी चल रही है। और डॉक्टर साहब ने और जो बोला है कि भाई छोटे छोटे मतलब जो ये कोल्ड स्टोरेज 90% सब्सिडी से बनना चाहिए, ये विकल्प है। इसी कड़ी में मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी बने कि हर किसान छोटा छोटा कोल्ड स्टोरेज बनाए, ये तो एक ऑप्शन रहे। लेकिन दूसरा, उस राज्य में यदि बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको एक टारगेट दिया जाए कि 50 टन 100 टन इस तरह की अगर वहां पे स्टोरेज बनाते हैं, और वो डिसेंट्रलाइज एक लिमिट दे जाए, नहीं तो बहुत बड़े बना देंगे वो कि आज 8-10 देहात मिलके या 25 देहात मिलके एक बनेगा। इस तरह से कोल्ड स्टोरेज बनाने को कंपनियों को अगर काम दिया जाए, उनको अगर सब्सिडी दी जाए, तो निश्चित रूप से कंपनियां वहां पे आएंगी, वो कोल्ड स्टोरेज बनाएंगी, वही प्रोसेसिंग करेंगी और वही मार्केटिंग करेंगी। यही तरीका होता है। दरअसल यही सोच मोदी जी की थी, जो 3 कृषि लाए थे, उसमें से सेकंड ला यही था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो और कंपनियां अपने अपने स्टोरेज बनाए, प्रोसेसिंग प्लांट बनाए। इसी को बढ़ावा देने की जरूरत है। यह समस्या सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, यह समस्या जो यहाँ पे हम प्याज उगाते हैं,
लहसुन उगाते हैं। बाकी जगह पे भी यही समस्या है। जब तक हम बड़ी कंपनियों को इस तरह से सब्सिडाइज रेट पर इन्वाइट नहीं करेंगे, उनके गोदाम और कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होंगे, इस भारत देश की समस्याएं हल नहीं होगी। इस संदर्भ में अगर हमारे सदन के जो लोग हैं, जो शिवराज जी को अगर उस तरह से कन्विंस कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा कदम होगा। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। आपका सुझाव बहुमूल्य सुझाव है डॉक्टर किशोर जी, और हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसा ही होगा। हमने पीछे अपने जिलाधीश महोदय यहाँ ऋचा वर्मा जी थे, जिलाधीश कुल्लू, तो मैं कहा था कि सभी ब्लॉकों में एक पहले कलेक्शन सेंटर होना चाहिए। वो कैसे, मतलब जैसे मान लो किसी भाई के पास 10 पेटी है या 50 क्रेट है, उसको लेकर के वो कहाँ मंडी में धक्के खाएगा। ये पहले एक कलेक्शन सेंटर में जमा होने चाहिए, उसके बाद आगे प्रोसेस होनी चाहिए, आगे भेजने चाहिए। तो उन्होंने हाँ तो कर दी थी, पर सरकारें फिर वो ट्रांसफर हो गया उनका। वो बाद में और डिप्टी कमिश्नर आए यहाँ भी हमारा वो तो उस तरह का उनसे कम्युनिकेशन उतना ठीक नहीं रहा। फिर हाँ ये ज़रूर है, हमने आज आचार्य जी को भी ये बात पहुँचाई थी कि सभी हिमाचल प्रदेश के जो गैर मुक्त खेती करते हैं उनका सभी ब्लॉक में कलेक्शन सेंटर बनने चाहिए। थोड़ा थोड़ा वो जमा होना चाहिए। वे तभी संभव होता है जब कोल्ड स्टोर हो, छोटे छोटे, तो वो सुरक्षित रह सकता है। फिर जैसे डिमांड आई तो आगे भेज दिया। ये हो सकता है, ये बहुमूल्य सुझाव है और इस पर विचार करेंगे, हम इसमें कुछ ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे प्रदीप राज वर्मा जी, आपका हैंड राइज है जी, स्वागत है आपका। ओम, सदन को सादर प्रणाम। और योग, आज के योग की जितनी तारीफ का कम है, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से योग कराया गया। और जब ठाकुर जी की जो व्यथा सुन रहे हैं हम लोग, तो ये मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये प्राकृतिक आपदा है। और प्राकृतिक आपदा से हम प्रकृति के साथ जाकर ही जी सकते हैं। अभी मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं वहां पे, तो क्या बिजली वहां पे इतनी अभी सप्लाई हो रही है कि कोल्ड स्टोरेज को वो रख पाएगी अच्छे से? सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज तो वहां बन ही नहीं सकते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पहाड़ों में सौर ऊर्जा वाले कोल्ड स्टोरेज चल ही नहीं पाएंगे। तो बिजली की सप्लाई, जब पक्की रोड टूट रही है और लैंडस्लाइड बहुत हो गया, तो बिजली की सप्लाई होती है क्या वहां पर, उसको ध्यान में रख के ही काम किया जा सकता है। दूसरी एक बात ये बोल रहा हूं मैं कि प्रकृति से जुड़ने के लिए प्रकृति के ही काम करने पड़ेंगे। कुछ इस तरह के कोल्ड स्टोरेज बने हैं जिसमें बिजली की सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। महीने भर तो उसमें कोई फल और सब्जियां रखी रहती है। डबल नीचे का चैम्बर बनता है, चैम्बर के बाद दीवार बनती है, दीवार के बाद उसमें रेत भरी जाती है, बालू या रेत, और उसके बाद फिर एक दीवार बनाई जाती है और उसमें 1 महीने तक रखे जा सकते हैं फल। ऐसे लगभग 10 दिन के बाद, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि 10 दिन से बाद में बिजली नहीं आ जाती है, ऐसा नहीं है। मगर दिखते हैं ना बेचारों को, वो फिर भी ठीक है। अभी भी देख रहे बिजली जला है, बल्ब जला है। तो कहने का मतलब है उतनी वो नहीं है, पर फिर भी पहाड़ी है। बिजली आ जाती है, ऐसा नहीं है। और सूर्य निकलता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं निकले। कुछ न कुछ तो मिलता है, तो बहुत कम समय के लिए। ठीक है, दिखते हैं।
प्रकृति से जोड़ के यदि कोई ऐसी चीज है जो प्रकृति द्वारा पुराने तौर तरीकों से हम इस तरह से संरक्षित करते थे, वो ज्यादा अच्छा संभव है, होगा। संभव है जी। जो आदरणीय वर्मा जी हैं, वो आदरणीय इस समय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, उनके बहुत करीब हैं, और प्रहलाद पटेल जी के द्वारा सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात पहुंच सकती है। तो मैं चाहता हूं कि प्रदीप भैया इस बात को अवश्य मेरी भी प्रार्थना यही है। सर, आप एक काम कर सकते हैं क्या, एक जो आपकी समस्या है उसका एक लेटर बना के हमको बाई पोस्ट भेज दें, मतलब व्हाट्सएप कर दें। हम उस समस्या को जो है आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को दे देंगे तुरंत जाकर के, और वो समस्या को आगे केंद्र सरकार तक पहुंचा देंगे। इसकी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जरूर 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 जरूर। आप तो आपके लेटर बना ये हम सरकार को जगाने का काम करते हैं। जरूर जी। बहुत सुंदर धन्यवाद जी। दादू, क्या बात है, बहुत सुंदर। मध्य प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद। इनका नंबर किसान का माल खराब नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, निखर दूंगा। सर एक निवेदन और था, वो जो यंत्र की बात की थी जानवर को भगाने वाला, उसके बारे में थोड़ा बता दो। हाँ जी, जानवर भगाने वाला यंत्र जो है उसके बारे में थोड़ा बता दो। जंगली जानवरों को भगाने वाला जो यंत्र है उसके बारे में बता दो। वो किसान मेरे साथ आज जुड़ नहीं पाया जी, वो जरूरी है, आपको वीडियो भेज देते। वह कुछ नहीं होता है, वो तो प्लास्टिक का एक पाइप होता है और उसमें जुगाड़ बना देते हैं, और मैं वीडियो वो जरूर भेजिए। सलमान जी के पास इसका वीडियो है। आदरणीय सलमान जी आपको वीडियो भेज देंगे जी। हम ये चाह रहे हैं कि उनको एक दिन गेस्ट बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर रोशनलाल भैया, उनका प्रयास था मगर वो बिजी है। उन्होंने कहा है कि वो बहुत बिजी है करके वो आज सदन में मौजूद नहीं है। नहीं तो वो दिनेश भैया ने पूरा प्रयास किया और ठाकुरदास भैया जी ने भी प्रयास किया उनको सदन में लाने का, मगर उनके पास थोड़ा समय नहीं है। वो बाद में फिर से एक बार हमारे सदन में आएंगे, और इसी विश्वास के साथ जरूर जरूर। डीडी शर्मा जी, नमस्कार ठाकुर साहब, कैसे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। एक्चुअली ऐसा है, यहाँ मेरे सिग्नल नहीं है, बड़ी मुश्किल से सिग्नल आया अभी ना। अच्छा जी, तो सिग्नल की प्रॉब्लम कैसे चल रहा है आपका, क्या बोल रहे, बहुत दिक्कतें आ रही है क्या? वो यार ऐसा ही है, लैंड स्लाइडिंग की वजह से सारा। हाँ, लैंडस्लाइड इस बार कुल्लू मंडी और ये जो एरिया है इसमें ये तो बहुत ज्यादा ये खराब रहे हैं। लेकिन जो यहाँ हिमाचल प्रदेश के पूरे क्षेत्र में शिमला जिला जो हमारा है, पिछले 3 महीनों से लगातार यहाँ बरसात हो रही है। आषाढ़ महीने से कबली बारिश लगी है, अभी भी हो रही है, कल रात से भी बारिश हो रही थी। हाँ ठीक है जी। टीना है, मैं कमरे का वो टीना लगी है, वो ऊपर से वो छट की आवाज आती है, सुनाई नहीं पड़ता है। हाँ जी, चलो ऐसा ये जो अभी चर्चा चल रही थी, कोल्ड स्टोर की चर्चा चल रही थी, प्रोसेसिंग की चर्चा चल रही थी, सारी चीजें चल रही है। लेकिन आपके तो जहाँ रोड है वहाँ तो मंडी तक सेब नहीं पहुँच रहा, पैदावार नहीं पहुँच रही। लेकिन जहाँ ठीक है रोड, वहाँ भी मंडियों की स्थिति आज अगर देखें तो 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक सेब बिक रहा है। ये इस सदी का ये सबसे बड़ी त्रासदी है कि व्यापारी और जो हमारे खरीदार है वो बिल्कुल ही उन्होंने ये इस बार स्टैंडल बहुत प्यार खड़ा कर दिया है। इसमें कोई भी संस्थाएं, एक तो आवाज आ रही है कोई दूसरी। हाँ,
तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजें जो सबने रखी, डॉक्टर दुबे ने रखी, औरों ने रखी कि कोल्ड स्टोर बनाया जाए, प्रो किया जाए, सो किया जाए। कोल्ड स्टोर हमारे यहाँ बहुत बने हैं, लेकिन वो खरीदने वाले जो बड़े बड़े सरमाएदार है, अदानी है, कोई और बड़े बड़े लोग ही इसमें आते हैं, और फार्मर की इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत कम होती है। अभी हमारे यहाँ मेरे एक सचिन है, उन्होंने भी एक कोल्ड स्टोर यहाँ पड़ोस में बनाया है। तो उन्होंने भी ऐसे ऐसे लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया है जो आ, हम कहेंगे कि बड़े बड़े अरबपति है। तो यहाँ किसानों की जो भागीदारी उस कोल्ड स्टोर में होती ही नहीं है, ना उनके साथ कोई व्यवहार होता है। ये तो ऊपर ऊपर वाली बातें हैं सारी, और सारी चीजें जो है ये तो एक डिस्कशन का ही मामला है, बाकी प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। मैं लेट जुड़ा हूँ, लेकिन मैं जरूर आज इंटरफियर करता जो भी ये है कि सेंटर की स्कीमें बहुत आ रही है, सब्सिडियां बहुत मिल रही है, मिल उनको रही है जो बड़े बड़े करोड़ोंपति है, किसानों के लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ। मेरे और आपके लिए ठाकुरदास जी कुछ नहीं है, बड़े बड़े लोगों के लिए है। माफ करना जो भी सुन रहा होगा, तो ये तो एक चर्चा का विषय है, लेकिन जो यहाँ त्रासदी 100 रुपए अगर आप सेब खरीदोगे 100 रुपए, तो आप बताइए 400 रुपए तो पैकिंग चार्जेस है उसमें। तो किसान कहाँ डूब रहा है, किस क्या स्थिति पहुंच रही है। छोटे छोटे किसान है यहाँ, छोटे छोटे बागवान है। 100 रुपए से आप बताइए, शर्म नहीं आती उनको बेचने वाले को और खरीदारों को, जो आड़ती बैठे है सब्जी मंडी में। 200 रुपए बोली लगा रहे हो आप, 100 रुपए बोली लगा रहे हो एक पेटी की। तो ये तो बहुत ही ज्यादा, इससे अच्छा तो बहुत अच्छा आपने वीडियो देखी होगी, लोगों ने नाले में सेब डाल दिए, नाले में सेब डाल दिए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ सदन को कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कोई भी सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे हिमाचल की सरकार है, सब अब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, कोई किसी का नहीं है यहाँ। बस यही है कि किसानों को अपने उस पे छोड़ दिया जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत दुख भरी स्थिति है, और किसान जो है आज ग्रस्त है, सब्जियां उसकी बर्बाद हो रही है। और जो रोडों की बात है, वो तो भगवान, ऊपर वाला भगवान इस बार किसानों के ऊपर भी मेहरबान नहीं है, और जो त्रासदी हो रही है वो बहुत ऐसा ही है। जी धन्यवाद, आज समय हो गया, धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी शर्मा जी भाई साहब। आपके यहाँ सेव नहीं है क्या दीदी शर्मा जी भाई साहब? जी आपके यहाँ नहीं है सेव? अरे सेब ही तो है, इसी में तो ग्रस्त हो रहे हैं। इनका 100 रुपए पेटी बिक रही है खंजना बहन। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 100 रुपए पेटी बिक रही है क्या, 300 रुपया पैकिंग चार्जेस है, बाकी थोड़ी है आपकी। और हमारे यहाँ 100 रुपए किलो नहीं, 320 रुपए किलो में 100 रुपए पेटी 25 किलो की बिक रही है मैडम, ये बोल रहा हूँ मैं आपको। सब ड्राई है किसानों की। और जैसे कि मैं कहने वाली थी मेरे ठाकुरदास भैया जी से कि वो आपने सेव तो दिखा है, मतलब उसकी कोई प्रोटेक्शन अभी नहीं कर रही, या फिर वैसे रख देंगे आप? वो रह नहीं सकते अच्छे से थोड़ा सा कुछ दिन और 1 महीना ऐसे कुछ पेटी में, उसको अगर प्रोटेक्शन अच्छे से रखे तो वो रह नहीं सकते? आपने ऐसे रख दिए है तो नहीं रहते मैडम। चलिए, अब आज के सत्र को यहीं पर विराम देने के लिए मैं आदरणीय शरद भैया से निवेदन करती हूँ, वो आए और आज के योग और मुख्य वक्ता को द्वितीय सत्र को विराम दे, सबका आभार करे। आदरणीय शरद भैया चले गए? आदरणीय दिनेश भैया चलिए।